जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां देश के 193 सांसद अचानक एक साथ आ जाए। हाँ, भारतीय राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बिल्कुल। और वो भी लोकसभा से 130 और राज्यसभा से 63 सांसद। इतने सारे जनप्रतिनिधियों का किसी एक मुद्दे पर सहमत होना और एक लिखित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना कोई रोजमर्रा की बात तो है नहीं। सही कहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल है ना। मतलब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाए। उन पर चुनावी पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया गया था। और नंबर भी उनके पक्ष में दिख रहे थे। मोमेंटम पूरी तरह से उनके पास था। एग्जैक्टली। लेकिन फिर ये पूरा का पूरा आंदोलन संसद के पटल पर आने से पहले ही बस एक बंद कमरे में खत्म हो गया, बिना किसी बहस के। हाँ, एक भी जांच नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी बात को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वे इस घटना के राजनीतिक और संवैधानिक पहलुओं को पूरी तरह से खोल कर रख देते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज यही समझना है कि भारतीय संविधान में किसी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को हटाना इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है, और इस विशेष मामले में ये पूरा सिस्टम अपने पहले ही कदम पर क्यों और कैसे रुक गया। और हाँ, ये चर्चा पूरी तरह से तटस्थ रहेगी, जहां हमारा ध्यान केवल इस संवैधानिक व्यवस्था की इंजीनियरिंग पर होगा। देखिए, ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल स्थिति है। हम अक्सर लोकतंत्र को सिर्फ बहुमत का खेल मान लेते हैं। हाँ, नंबर गेम। बिल्कुल। हमें लगता है कि अगर आपके पास संख्या है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ पदों को जानबूझकर इस नंबर गेम से बहुत ऊपर रखा है। मतलब उन्हें आसानी से छुआ नहीं जा सकता। हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद उन्हीं में से एक है। जिस घटना का आपने जिक्र किया उसमें 193 सांसदों का समर्थन। ये तो दिखाता है कि विपक्ष के पास प्रस्ताव शुरू करने के लिए जो न्यूनतम आंकड़ा चाहिए था वो पार हो गया था। हाँ, वो आसानी से पार हो गया था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत भर थी। लेकिन एक बात बताइए, जब मैंने दस्तावेजों में ये नंबर देखे तो मेरे पहला सवाल यही था कि इतने बड़े राजनीतिक समर्थन के बावजूद ये प्रस्ताव आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इसे सीधे खारिज कर दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। मतलब ये मुझे एक तरह के न्यूक्लियर लॉन्च सीक्वेंस जैसा लग रहा है। 193 सांसदों ने अपनी चाबियां घुमा दी, प्रोसेस इनिशिएट कर दिया, लेकिन स्पीकर के पास मास्टर अबॉर्ट कोड है। बिल्कुल। वे अकेले ये तय कर सकते हैं कि ये कोई फॉल्स अलार्म तो नहीं है, या इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। ये एनालॉजी सही है ना? ये न्यूक्लियर लॉन्च वाली एनालॉजी काफी हद तक उस प्रक्रिया की असल गंभीरता को दर्शाती है। देखिए, पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर और चेयरमैन इस पूरे सिस्टम के गेटकीपर हैं। गेटकीपर। जी। संविधान और संसदीय नियमों के तहत उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआती समीक्षा करें। मतलब वो सिर्फ पोस्टमैन नहीं है? बिल्कुल नहीं। वे केवल पोस्टमैन नहीं हैं जो बस सांसदों का पत्र लेकर आगे बढ़ा दें। उन्हें यह देखना होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं क्या वे इतने ठोस और गंभीर हैं कि देश के एक इतने बड़े संवैधानिक पद के खिलाफ पूरी विधायी और न्यायिक मशीनरी को सक्रिय कर दिया जाए। लेकिन यहाँ मुझे एक घर्षण, एक फ्रिक्शन महसूस होता है। कैसा फ्रिक्शन? अगर 193 सांसद कह रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या एक या दो व्यक्तियों के, भले ही वे पीठासीन अधिकारी हों, उनका ये फैसला कि हम जांच ही नहीं होने देंगे, उन 193 सांसदों के सामूहिक फैसले से बड़ा कैसे हो सकता है? क्या ये पीठासीन अधिकारियों को बहुत ज्यादा शक्ति नहीं दे देता? ये सवाल अक्सर उठता है और ये पूरी तरह से जायज भी है। लेकिन अगर हम इसे थोड़े व्यापक नजरिए से देखें, हाँ, तो ये विशेषाधिकार इसलिए दिया गया है ताकि संसद का कीमती समय और संवैधानिक पदों की गरिमा सिर्फ राजनीतिक स्कोर सेटल करने की भेंट न चढ़ जाए। अच्छा, मतलब राजनीति हावी ना हो जाए। एग्जैक्टली। सोचकर देखिए, अगर हर बार चुनाव हारने के बाद या किसी राजनीतिक असहमति पर विपक्ष चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ले आए तो हर दूसरे दिन यही होता रहेगा। हाँ, और हर बार वो प्रस्ताव सीधे चर्चा के लिए स्वीकार हो जाए तो चुनाव आयोग कभी स्वतंत्र रूप से काम कर ही नहीं पाएगा। गेटकीपर का काम ये सुनिश्चित करना है कि मोशन में कोई वास्तविक कानूनी आधार हो, न कि सिर्फ राजनीतिक असहमति। ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है, और ये बात मुझे उस
कानूनी वास्तु अलावा उस आर्किटेक्चर की तरफ ले जाती है जो इस पद के इर्द गिर्द खड़ा किया गया है। कानूनी सुरक्षा कवच की बात कर रही हैं आप? हाँ, हमारे स्रोतों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 11 का बार बार जिक्र किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 5 का भी। इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को उठाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया हो। ये सुरक्षा कवच असल में कितना भेद्य है? मैं कहूंगा कि ये सुरक्षा कवच लगभग लोहे की दीवार जैसा है। अरे वाह! हाँ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर या पद की सुरक्षा का सीधा सा मतलब ये है कि एक बार जब आपकी नियुक्ति हो गई तो देश की कार्यपालिका, मतलब प्रधानमंत्री या कैबिनेट, जी प्रधानमंत्री या उनकी कैबिनेट आपको अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं हटा सकती। ये एक बहुत बड़ा शक्ति संतुलन है। मतलब नियुक्त वो करेंगे लेकिन हटा नहीं सकते। सही पकड़ा। सरकार आपको नियुक्त तो करेगी, लेकिन एक बार आप कुर्सी पर बैठ गए तो सरकार के पास आपको बर्खास्त करने का कोई सीधा अधिकार नहीं होगा और हटाने के आधार भी बहुत ही सीमित रखे गए हैं। हाँ, दस्तावेजों में मुख्य रूप से 2 ही आधारों का उल्लेख है। एक है साबित कदाचार और दूसरा है अक्षमता। लेकिन मुझे यहाँ एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर किसी पद को इतनी अभेद्य सुरक्षा दे दी जाए कि सरकार भी उसे छू ना सके, तो क्या हम उस व्यक्ति को जवाबदेही से पूरी तरह मुक्त नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत आम चिंता है। मेरा मतलब है, अगर कोई चुनाव आयुक्त सच में अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो ये सिस्टम उसे हटाने को इतना असंभव क्यों बना देता है? हम अक्सर सुनते हैं कि किसी भी पद पर जवाबदेही होनी ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा क्यों लगता है, लेकिन ये स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच का सबसे नाजुक संतुलन है। इसको ऐसे समझते हैं। हाँ, बताइए। चुनाव आयोग वो संस्था है जिसे सत्ताधारी दल सहित सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ एक निष्पक्ष रेफरी की तरह काम करना होता है। रेफरी। अब अगर रेफरी को ये डर हो कि जो टीम मैच हार रही है या जो टीम सबसे ताकतवर है वो बीच मैच में उसे सस्पेंड कर सकती है, तो वो कभी निष्पक्ष सीटी नहीं बजा पाएगा। बिल्कुल, वो कभी भी निष्पक्ष फैसले नहीं ले पाएगा। इसीलिए साबित कदाचार की सीमा को जानबूझकर इतना ऊंचा रखा गया है ताकि चुनाव आयोग बिना किसी राजनीतिक प्रतिशोध के डर के काम कर सके। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने ये माना कि आसानी से हटाए जा सकने वाले चुनाव आयुक्त से लोकतंत्र को ज्यादा खतरा है, बजाय एक ऐसे आयुक्त के जिसे हटाना बहुत मुश्किल हो। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल, यही बात है। और देखिए, अक्षमता का मतलब है कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है। और साबित कदाचार का क्या मतलब हुआ फिर? साबित कदाचार का मतलब ये नहीं है कि आपको उसका कोई फैसला पसंद नहीं आया। इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम किया गया है जो सीधे तौर पर संवैधानिक नियमों का घोर उल्लंघन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? वह साबित होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं है। ये साबित शब्द ही पूरी कहानी का रुख बदल देता है, क्योंकि राजनीति में आरोप तो रोज ही लगते हैं, है ना? हाँ, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें साबित करने की जो प्रक्रिया है वो इस पूरी व्यवस्था का सबसे जटिल हिस्सा है। हमारे दस्तावेजों में इस महाभियोग प्रक्रिया का जो पूरा रोड मैप दिया गया है, अगर हम उसे ध्यान से देखें तो ये मुझे किसी सीधी रेखा की तरह नहीं लगता। तो कैसा लगता है? ये मुझे एक बहुत ही चालाकी से बनाए गए सैंडविच की तरह लगता है। सैंडविच? ये एक बहुत ही अनोखा नजरिया है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखिए, मैं समझाती हूँ। अगर हम इस 5 चरणों वाली प्रक्रिया को देखें तो ये संसद से शुरू होती है, यानी विधायिका इसे शुरू करती है। उसके बाद अगर पीठासीन अधिकारी इसे स्वीकार कर लें, जहां पर ये वर्तमान मामला अटक गया, तो मामला एक 3 सदस्यीय समिति के पास जाता है। बिल्कुल। और इस समिति में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक कानूनविद, यानी ये हिस्सा न्यायपालिका का हो गया। सही जा रही हैं आप। और फिर अगर वो समिति आरोपों को सही पाती है तो मामला वापस संसद के पास जाता है, जहां दोनों सदनों को विशेष बहुमत से इसे पास करना होता है। तो हो गया ना सैंडविच? हाँ। पहले लेजिस्लेचर, फिर जुडिशरी और फिर वापस लेजिस्लेचर। ये बहुत ही सटीक और शानदार विश्लेषण है। और सच कहूं तो यही इस पूरी प्रक्रिया का मास्टर स्ट्रोक है। संविधान ने विधायिका और न्यायपालिका को
एक दूसरे के साथ इस तरह गूंथ दिया है कि कोई भी अकेले किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता। लेकिन बीच में इस न्यायिक समिति की जरूरत ही क्यों पड़ी? मेरा मतलब है, अगर सांसदों के पास बहुमत है तो वे खुद ही वोट करके क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि सांसद दिन के अंत में राजनीतिक प्राणी होते हैं। बात तो सही है। वे फैसले अक्सर तथ्यों से ज्यादा राजनीतिक नफा नुकसान और अपनी पार्टी की लाइन के आधार पर ले सकते हैं। अगर यह सिर्फ सांसदों के वोट पर निर्भर करता तो कोई भी बहुमत वाली सरकार किसी भी चुनाव आयुक्त को कभी भी हटा सकती थी। फिर तो कठपुतली बन जाते। बिल्कुल। ये जो 3 सदस्यीय न्यायिक समिति है, ये राजनीति को तथ्यों से अलग करने का काम करती है। ये समिति ये नहीं देखती कि कितने सांसद क्या कह रहे हैं या बाहर कितना शोर है। वो सिर्फ सबूत देखते हैं। हाँ, वो केवल सबूत देखती है। और अगर इस समिति ने अपनी जांच में ये कह दिया कि कोई कदाचार साबित नहीं हुआ है, तो प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाती है। मतलब फुल स्टॉप। हाँ, एकदम फुल स्टॉप। संसद उस पर आगे वोटिंग कर ही नहीं सकती। तो न्यायपालिका यहाँ एक तथ्य खोजने वाले फिल्टर की तरह काम कर रही है। बिल्कुल। मतलब राजनेता आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें साबित कदाचार में बदलने का काम केवल जजों के पास है। और चलिए मान लेते हैं कि समिति ने कह दिया कि हाँ, कदाचार हुआ है। इसके बाद मामला वापस उस सैंडविच के आखिरी हिस्से में आता है, यानी संसद में वोटिंग। और यहाँ फिर से एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है, विशेष बहुमत की दीवार। जी हाँ, विशेष बहुमत। ये कोई साधारण बहुमत नहीं है जहाँ 51% लोग मान गए और प्रस्ताव पास हो गया। फिर कितना नंबर चाहिए? दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्थन चाहिए होता है। बाप रे, 2/3? हाँ, और ये दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी एक अकेली पार्टी, भले ही उसके पास सरकार बनाने का बम्पर बहुमत हो, वो आसानी से इस 2/3 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल नहीं। इसके लिए विपक्षी दलों का भी समर्थन चाहिए ही होगा। यानी किसी चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए पूरे देश के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में एक भारी आम सहमति होनी चाहिए। और यही वो कारण है जिसकी वजह से आज तक भारत के इतिहास में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका है। एक बार भी नहीं। नहीं, एक बार भी नहीं। ये 5 चरणों वाला रास्ता, यानी प्रस्ताव आना, फिर पीठासीन अधिकारी की मंजूरी, फिर न्यायिक समिति की जांच, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और अंत में राष्ट्रपति का आदेश। ये जानबूझकर इतना जटिल और लंबा बनाया गया है ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि जब तक वाकई में कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संकट न हो, तब तक इस संस्था की आजादी को कोई छू भी ना सके। ये पूरी चर्चा हमें वापस उसी बिंदु पर ले आती है जहां से हमने आज की इस बातचीत की शुरुआत की थी। 193 सांसदों के हस्ताक्षर वाला वो प्रस्ताव। जी। संख्या बल उनके पास था। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाता तो शायद ये एक बहुत लंबी न्यायिक और विधायी बहस को जन्म देता। बिल्कुल देता। लेकिन वो जो पहला गेटकीपर है, पीठासीन अधिकारी, उसने उस न्यूक्लियर लॉन्च के पहले ही चरण में मास्टर अबॉर्ट कोड डाल दिया। ये घटना सिर्फ इस बात का उदाहरण नहीं है कि चुनाव आयुक्त कितने सुरक्षित हैं, बल्कि ये भी दिखाती है कि संसद में पीठासीन अधिकारी का पद अपने आप में कितना शक्तिशाली होता है। और शायद यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे बड़ा विवाद भी है। कैसे? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो नियम कागजों पर इतने सख्त दिखते हैं, जब वे असल राजनीति की दुनिया में लागू होते हैं तो शक्ति का केंद्र कहाँ शिफ्ट हो जाता है। इस मामले में वो शक्ति उस 3 सदस्यीय समिति या विशेष बहुमत तक तो पहुंच ही नहीं पाई। हाँ, वो तो पहले ही रुक गए। सही कहा। वो शक्ति पूरी तरह से पीठासीन अधिकारियों के विशेषाधिकार में सिमट कर रह गई। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य का सार निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। संविधान ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय ढांचा तैयार किया है। बिल्कुल। इस ढांचे में विधायिका और न्यायपालिका दोनों को शामिल करके एक बहुत ही मजबूत चेक और बैलेंस बनाया गया है। विपक्ष ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई, एक बड़ा आंकड़ा जुटाया, लेकिन वे उस पहले संवैधानिक चेक पॉइंट को पार नहीं कर पाए। और क्योंकि वे उस चेक पॉइंट को पार नहीं कर पाए, इसलिए वो पूरी न्यायिक और विधायी मशीनरी जिसे हम अभी डिकोड कर रहे थे, वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक प्रक्रियाएं अक्सर राजनीतिक इच्छाओं से कहीं अधिक भारी साबित होती हैं। ये सिर्फ इस एक घटना की बात नहीं है। तो और क्या है?
ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा संवैधानिक ढांचा किसी भी त्वरित या भावनात्मक फैसले को रोकने के लिए कई सारे शॉक अब्जॉर्बर से लैस है। शॉक अब्जॉर्बर, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद इस गहरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? हमने देखा कि कैसे स्वतंत्रता को बचाने के लिए जवाबदेही की प्रक्रिया को इतना सख्त बनाया गया है कि वो लगभग एक अभेद्य किले में तब्दील हो गई है। जी। लेकिन जरा इस पर गौर करें। इस पूरी व्यवस्था में पीठासीन अधिकारी उस मुख्य दरवाजे के पहरेदार हैं। अगर वो दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया जाए तो उस 3 सदस्यीय न्यायिक समिति को कभी ये देखने का मौका ही नहीं मिलेगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। ये तो है। जब एक संवैधानिक तंत्र में सबूतों की न्यायिक जांच होने से पहले ही एक विशेषाधिकार के माध्यम से प्रक्रिया को रोका जा सकता हो, तो क्या ये प्रक्रिया खुद में संस्था की आज़ादी को बचाने वाली एक मजबूत ढाल है, या फिर ये जवाबदेही की राह में लगा एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ उसी गेटकीपर के पास है? श्रोताओं के लिए ये जरूर एक सोचने वाली बात है।